थी जिसको हमने आपके सामने अभी दिखाया, और अब हम अगली टेक्निक आपके सामने पेश करते हैं। इसका नाम है डेटा वैलिडेशन। ये भी एक्सेल की टेक्निक है और इसका नाम है डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन करने के लिए हम पहले जो हमने अभी शीट बनाई है उसको हमने सिलेक्ट किया। उसमें डेटा हमने केवल सिलेक्ट किया। कंसोलिडेशन का सर यूज कहाँ होता है? अब जैसे आपके पास डिमांड पड़ी हुई है, महीने महीने शीट आ रही है आपके पास, तो मंथ वाइज जो कलेक्शन की चीज़ें आ रही हैं और डिमांड आ रही है, बाकी आपके ये तो मतलब मैं तो आपको एक इंडिकेट कर सकता हूँ। आप खुद बैठे बैठे तमाम जब आपके पास काम आता है तो आपको लगता है कि इसको कंसोलिडेट कर लें, तो कोई प्रिस्क्राइब प्रोसीजर नहीं है उसका। कंसोलिडेट करने से कभी आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप रिपोर्ट में चीज़ दिखानी है आपको, तो रिपोर्ट पर्पस के लिए आप बड़े आसानी से उसको टोटल कर लेते हैं, इसके बजाय कि आप स्टाफ को आपने लंबे काम पे लगा दिया कि इसको बैठ के कैलकुलेटर्स टोटल करो, ये करो, वो करो। तो इसके बजाय चीज़ों को कंसोलिडेट करने से ज़रा सा आपने एक बटन क्लिक किया, सारा आपका कई सारी टेबल्स कंसोलिडेट हो गई, तो आपका जो काम बच रहा है उससे बहुत। तो ये टूल्स एंड टेक्निक ऐसी हैं जो आपका काम बचाती हैं। तो कभी कभी आपको ज़रूरत आन भी पड़ेगी, एक बार आपके माइंड में रहेगा हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप कर ले जाएंगे इसको। काम करते वक्त कहाँ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी कुछ कह नहीं सकते हैं, बल्कि अगर आपको टेक्निक पता होगी बड़े आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे, और कभी भी आप चाहें तो इसको यूज़ करके ठीक है। देखिएगा। और इसके बाद हम आते हैं, अब नेक्स्ट टेक्निक हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन को करने के लिए डेटा के अंदर आपको डेटा वैलिडेशन बॉक्स दिखाई पड़ेगा। ठीक है, डेटा के एक बार फिर से दिखा दीजिए, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन बॉक्स है, देख रहे हैं ऊपर डेटा लिखा हुआ है, डेटा के नीचे है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब पूछ रहा है वो कि आपको किसी भी सेल में या जो रेंज आपने सिलेक्ट कर रखी है किस टाइप की वैल्यू अलाउ करनी है। क्या आप होल नंबर अलाउ करेंगे केवल और डेसिमल नंबर नहीं अलाउ करेंगे? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डेसिमल अलाउ नहीं करना है तो वहाँ पे आप इसको मार्क कर देंगे एक वैलिडेशन डेटा का हो, यानी जब भी कोई डेटा वहाँ सेल में जाएगा या उस शीट में जाएगा तो उस पर वैलिडेशन अपने आप लगेगा, और कोई अगर गलत डेटा डालने की कोशिश करता है तो वो डेटा पड़ेगा नहीं वहाँ। डेटा के साथ काम करते वक्त ये बात देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सही डेटा वहाँ जा रहा हो। तो यहाँ पे हम इसको होल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, और होल नंबर ऐसा होल नंबर होना चाहिए जो लेट अस से कि इतने से इतने के बीच का होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 1 से लेके और ये 80 के बीच का होना चाहिए, 1 से 80 के बीच का होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम ओके कर देते हैं। अब चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने डेटा सिलेक्ट किया है वो सारा 1 से 80 के बीच का ही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने 90 डाल दिया है, जैसे ही मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा चेंज नहीं करने देगा मुझे। वो कहेगा साहब देखिए द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो यानी कि वो डेटा को वैलिडेट कर रहा है कि अगर मैं कुछ गलत वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ वो वैल्यू नहीं लेने दे रहा। इसी तरह से एक और वैलिडेशन चेक करते हैं। इसी मान लिया हमने इसमें पचास डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, 17 डाला, कोई प्रॉब्लम, 1 से 80 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप 80 के ऊपर जाएंगे वो डेटा वैलिडेशन में फंसा देगा, उसको चेंज नहीं करने देगा आपको डेटा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल डेटा वैलिडेशन का लेते हैं। हम डेटा को यहाँ पे हम चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस गो टू
डेटा एंड डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के नीचे हम डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि होल नंबर के अलावा हम और क्या सेट कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट की लेंथ भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, या कुछ कस्टम सेटिंग भी है, कस्टम पे क्लिक कर दीजिए। तो कस्टम सेटिंग में आपको कुछ फॉर्मूला देना पड़ेगा, तो बहरहाल उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट मैसेज भी है। इनपुट मैसेज का मतलब ये है कि आपको वो मैसेज देगा जब भी आप उस सेल पे आएंगे तो मैसेज देगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमको वहाँ पर ईमेल डालनी थी और ईमेल में हमने incometax.gov.in ईमेल डाल रहे हैं, या हम अभी इससे होल नंबर वाली बात थी तो हमने टाइटल दे दिया होल नंबर और इनपुट मैसेज हमने डाल दिया कि दिस सेल ओनली टेक्स होल नंबर्स, दिस सेल ओनली टेक्स होल नंबर्स। ये डाल दिया, इसको ओके कर दिया। होल नंबर फ्रॉम लेटर से, हाँ 1 से 80 तक, वो डाल दिया, ओके कर दिया। अब देखिए आप जैसे ही उस सेल पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको मैसेज देगा ये कि देखिए प्लीज़ एंटर होल नंबर, ये इसकी हेडिंग है, दिस सेल ओनली टेक्स अ होल नंबर फ्रॉम 1 to 80। यानी कि बजा उस नंबर को फीड करने से पहले ही उसने आपको मैसेज दे दिया कि ये एरर आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का मैसेज ये भी हो सकता है कि आप केवल incometax.gov.in वाला मेल भरें, तो उस टाइप का मैसेज हो सकता है। तो बहरहाल ये हो गया डेटा वैलिडेशन, यानी कि डेटा के जो भी सेल में डेटा जा रहा है वो सर्टन कैटेगरी का ही डेटा होना चाहिए, ये आप इंश्योर कर सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट टूल टेक्निक जो हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं वो है व्हाट इफ एनालिसिस। तो एक्सेल फाइल में आपने देखा होगा जब आप डेटा में ऊपर जाते हैं तो डेटा में वहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस आपको लिखा हुआ मिलता है। जैसे ये डेटा में गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। अब व्हाट इफ एनालिसिस में 3 चीज़ें आती हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा है गोल सीक और तीसरा है डेटा टेबल। तो व्हाट इफ एनालिसिस में ये 3 चीज़ें आती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये 3 चीज़ों का क्या इस्तेमाल है और उससे आप जो है आगे भी इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिनेरियो मैनेजर को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है और अगर मैं डेटा को आपको दिखाऊं तो सबसे पहले एक दाम है, प्राइस है, पहले रो में आप देख सकते हो प्राइस है, नीचे उसके क्वांटिटी है, ठीक है। तो मान लीजिए सेल का डेटा है कि इतने दाम में 100 आइटम बिके और उनका कुल मान लीजिए रेवेन्यू आया 3200, 32 को 100 से गुणा करते हैं तो 3200 आ गया। उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जुड़ गई और उसमें आइटम कॉस्ट जुड़ गई, ठीक है। आइटम कॉस्ट जो निकलती है हमारी, अगर आप देखें तो उसको हम, जो हमारा जी फील्ड है, जी में जो 7 लिखा है क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी लिखी है 100, ठीक है, 100 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइटम कॉस्ट हमारी आ रही है। हमने आइटम कॉस्ट इस तरह से ले रखी है कि हमारी कॉस्ट इतनी थी, यानी एक आइटम की कॉस्ट हमारी इतनी थी और यानी 20 आइटम्स की हमारी कॉस्ट इतनी थी और टोटल कॉस्ट हमारी जो है 2320 हो गई। तो टोटल रेवेन्यू हमारा है 3200 रुपये, उसके अगेंस्ट हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 2320 है। और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 3200 माइनस 2320, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ये हमारा रेवेन्यू 3200 है और हमारी टोटल कॉस्ट 2320 है।
दोनों को माइनस करने पे हमारा प्रॉफिट आ गया 880 रुपये। ये हमारे पास डेटा है। अब इसमें हम थोड़ा सा अगर हम चाहें कि भाई हम ये जानना चाहें कि मैं अगर 100 आइटम की जगह पे मैं अगर 80 आइटम बेचूं तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्वांटिटी वाले फील्ड में 80 लिखूंगा मैं। ठीक है, 80 लिख सकता हूँ, या मैं मतलब क्वांटिटी वाला फील्ड में चेंज करता जाऊँ तो मैं क्योंकि इस टेबल से, क्योंकि ये टेबल बेस्ड है फॉर्मूले पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ फॉर्मूला। आप देखिए, जैसे टोटल रेवेन्यू वाले में फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। टोटल रेवेन्यू में आप देख सकते हैं कि G6 को 67 G7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि G6 में प्राइस है, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके नीचे आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कोई फॉर्मूला दिया हुआ है जी, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि मेरी 10% कॉस्ट आती है G8 के मुकाबले में। तो टोटल रेवेन्यू का मेरा 10% मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, मुझे मालूम है, तो इसलिए मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वहाँ लगा रखी है। इसके बाद मैं आइटम कॉस्ट देखता हूँ, तो आइटम कॉस्ट में मैं G7 जो है मेरा, यानी क्वांटिटी जो मैं बेच रहा हूँ उसमें उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि एक का कॉस्ट मेरा 20 रुपये का है, ये मैं जानता हूँ। तो सारे आइटम्स की जो कॉस्ट है, 20 आइटम्स की जो कॉस्ट है वो मेरी कितनी है, तो टोटल कॉस्ट मेरी इतनी है 2320 रुपये। अब इस टेबल के आधार पे अगर मुझे चेक करना हो कि मैं मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी चेंज कर दूँ अपनी, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो इसी फॉर्मूला में, इसी टेबल में मैं बड़े आसानी से उसको कर सकता हूँ। मतलब मैं क्वांटिटी को चेंज करूँगा तो मुझे नीचे प्रॉफिट चेंज हुआ दिखेगा। जैसे क्वांटिटी को मान लीजिए 80 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे 80 किया उसको, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 704 रुपये। तो ये चेंज हो गया ना। तो ये व्हाट इफ एनालिसिस में हम जाते हैं इसमें, कि जो हम अभी कर रहे हैं कि अगर क्वांटिटी इतनी होती, व्हाट इफ द क्वांटिटी वाज 80, देन व्हाट वुड बी माय प्रॉफिट, तो माय प्रॉफिट वुड बी 704। नाउ इसी को मैं पूरा सिनेरियो में एक साथ बनाना है मुझे, मैं एक एक करके यहाँ टाइप करता रहूँ और देखता रहूँ, वो कहीं टेबल भी नहीं मेरी तैयार हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा मैं इसकी सीधे टेबल क्यों ना बनाऊँ। तो वो बेनिफिट हमको सिनेरियो मैनेजर से मिलता है। तो मैं सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसमें हम एक सिनेरियो ऐड करेंगे, तो हम ऐड बटन को क्लिक करते हैं। हम अपने सिनेरियो को नाम दे रहे हैं, मैं एक सिनेरियो बना रहा हूँ अपने डेटा में से, हमने इसको नाम दे दिया। लेटेस्ट से हम इसको नाम देना चाहते हैं कि कोई भी नाम दे दिया, यहाँ पर तो हम S1 नाम दे रहे हैं, चलेगा, तो नाम कुछ भी हो सकता है, वो दे दिया, सिनेरियो का नाम है। और उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि कौन से सेल में हमको चेंज करना है। एक एक फिर से वापस एक बार दिखा दीजिए अगर उसके, तो ये देख सकते हैं चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल मतलब अगर मैं कौन से सेल में कोई बदलाव करूं तो कौन सी चीज़ मेरी चेंज होनी चाहिए। तो चेंजिंग सेल मेरा G8, G8 में चूंकि मेरा, सॉरी G7 में चूंकि मेरे क्वांटिटी है, तो मैं क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूं। तो मैं जैसे ही वहाँ पे राइट में जो मेरा मार्क था उसको मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे लाल निशान लगा हुआ है, उसको मैंने क्लिक किया था। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद मैंने, ये कैसे आया G7 ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने लाल निशान पे क्लिक किया। ठीक है, लाल निशान पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने उस सेल पे क्लिक किया जहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सेल पे क्लिक किया तो वो अपने आप ही उसने G7 ले लिया। अब चूंकि यहाँ उसने 2 बार ले लिया है तो मैं एक बार उसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सेल पे सिलेक्ट किया, अपने आप उसने डॉलर $G$7 ऐसे करके बना दिया। तो यानी वो कहने की कोशिश कर रहा है G7 आपका वो है फील्ड जिसको आप चेंज करेंगे। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा कि मुझे G7 में चेंज करना। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि और क्या क्या वैल्यू चेंज करना चाहते हैं आप। जैसे
G7 में क्या रखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं 100 रखना चाहता हूँ, तो 100 को कर दूंगा। उसके बाद मैं ऐड करूँगा, एक 100 की जगह मैं एक और सिनेरियो बना लूँगा। एक मैंने 100 वाला सिनेरियो बना लिया, एक मैं बना लूँगा जिसमें मैं 200 रखूँगा, 200 का एक बना लिया। उसके बाद मैं एक और तीसरा सिनेरियो S3 बना लूँगा जिसमें मैं 300 रखूँगा, एक और बना लेता हूँ मैं 400। यानी जैसे जैसे मेरी क्वांटिटी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद मैं उससे ग्राफ बना सकता हूँ। तो मैंने इसको ओके कर दिया कि 4 मेरे सिनेरियो बन गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सिनेरियो दिख रहे हैं, S1, S2, S3, S4, ठीक है। और अब आपको इन 4 सिनेरियो की एक समरी चाहिए, तो बस सीधे आप सिनेरियो समरी के लिए समरी बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो समरी बटन पे क्लिक करने से वो पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट क्या देखना चाहते हैं आप। तो रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि मेरा जो सेल नंबर G12 है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट सेल के अंदर G12 लिखा हुआ है, ठीक। तो G12 क्योंकि मैंने पहले सिलेक्ट कर रखा था तो उसने अपने आप पकड़ लिया कि G12 में चेंज मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं क्वांटिटी में चेंज होगा वैसे वैसे G12 में क्या चेंज आ रहा है, यानी मेरे प्रॉफिट में क्या चेंज आ रहा है। तो G12 करके मैंने ओके कर दिया। ठीक है, देखिए सटाक से उसने मुझे टेबल बना के दे दी कि आपका जो है अगर इतना आपका वैल्यू है 100 है आपका, तो आपका प्रॉफिट 880 होगा। अगर आपका क्वांटिटी जो है 200 है तो आपका प्रॉफिट इतना होगा। अगर आप 300 है तो आपका इतना। ये सिनेरियो मैं अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि अभी की जो मेरी सिचुएशन है उसमें मेरा अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, और इसको मैं ग्राफ के रूप में भी प्लॉट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, हम इस समरी को 1 मिनट के लिए डिलीट कर देंगे। क्योंकि हम ये क्यों डिलीट करने जा रहे हैं हम, क्योंकि कारण ये है कि हमारे पास जो चेंजिंग सेल है उसके नंबर टाइप के आ रहे हैं, वो अजीब सा लगता है टेबल में देखने में। यहाँ पे नाम आना चाहिए था कि भी क्वांटिटी है या प्रॉफिट है, वो नाम दिखना चाहिए था, तो नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसको हम हटाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे नाम लेके आए। इस वाली शीट को हमने हटा दिया, फिर से हम ओरिजिनल शीट पे आ गए। ठीक, ओरिजिनल शीट पे जो क्वांटिटी वाला फील्ड है उसको सिलेक्ट किया, और बाएं तरफ जहाँ G7 लिखा हुआ है, G7 को चेंज करके मैं वहाँ पे लिख दूंगा क्वांटिटी। यानी कि मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वांटिटी है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं आऊँगा G12 पे। ठीक, G12 को सिलेक्ट किया मैंने, फिर वहाँ पे मैं नाम दे दूंगा प्रॉफिट। तो एक बार मैंने नाम दे दिया सेल को तो वो बाद में टेबल में नाम पकड़ लेगा। ठीक है, अब मैंने नामकरण कर दिया। अब मैं जाता हूँ डेटा में और सिनेरियो मैनेजर से सिनेरियो बनाता हूँ। मैं डेटा में गया, डेटा के बाद मैं गया व्हाट इफ एनालिसिस में, व्हाट इफ एनालिसिस के नीचे मैं सिनेरियो मैनेजर में गया और मेरे सिनेरियो ऑलरेडी तैयार है वहाँ पे। तो मैं बस सीधे समरी बटन को क्लिक कर दूंगा और डेस्टिनेशन फील्ड 704 है, प्रॉफिट मुझे देखना है तो ओके कर दूंगा। ओके कर दिया, स्टार्ट से आ गया। देखिए, अरे अभी इतनी जल्दी मत सोइए, 1 मिनट मुझे थोड़ा बता लेने दीजिए। क्वांटिटी है और गेन है, राइट। क्वांटिटी और गेन दिख रहा है आपको बाएं तरफ, जहाँ पे वो नंबर था वहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ आ गया और प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे गेन लिखा हुआ आ गया। तो ये आ गया। अब हमारा ये इसके साथ हमने आपको सिनेरियो मैनेजर कर दिया कि सिनेरियो मैनेजर का क्या यूज़ हो सकता है। अब अगले उस पर आते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस में दूसरी चीज़ जो है वो है गोल सीक। आप देख सकते हैं गोल सीक लिखा हुआ है। ये व्हाट इफ एनालिसिस में नेक्स्ट चीज़ जो है वो है गोल सीक। राजेंद्र कुमार जी ने हैंड रेज किया हुआ था, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, आप फिर से पूछ लीजिएगा जैसे आपको ध्यान में आए। हम गोल सीक आपको बताते हैं, तो गोल सीक पे क्लिक करते हैं। अब देखिए टेबल वही है, इसी टेबल में हम ये कह रहे हैं कि अगर हम
ये जो सेल है उसकी वैल्यू को इतना सेट कर देंगे, सेट सेल G12 टू वैल्यू। हम मान लीजिए जानना चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट अगर 3560 हो, ठीक है, तो मुझे कितना आइटम बेचना पड़ेगा। मैं उल्टा जानना चाहता हूँ कि प्रॉफिट अगर मेरा 3560 हो, G12 में मेरा प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम मैंने गेन दिया हुआ है। प्रॉफिट मेरा अगर 3560 है तो क्वांटिटी मेरी क्या होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि सेट सेल G12 को वैल्यू सेट करिए 3560, G12 की वैल्यू 3560 सेट करिए, और कौन सा सेल चेंज करना है आपको, तो उस पर क्लिक करके मैं उसको क्वांटिटी वाला सेल इंडिकेट कर दूंगा कि मेरा गोल सीक है, यानी कि मैं वो गोल चाह रहा हूँ कि मैं अगर मेरा प्रॉफिट 3560 रुपये कमाता हूँ, मेरी क्वांटिटी कितनी होगी मुझे ये बता दो। ओके कर दूंगा मैं। तो उसने कहा कि आपकी टारगेट वैल्यू 3560 है ना, और तो मैंने कहा ओके। तो उसने दिखा भी दिया वैसे यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर 3560 कर दिया उसने प्रॉफिट को, और सारे कैलकुलेशन उस हिसाब से रिवाइज हो गए, और क्वांटिटी मेरी अब आ गई कि मुझे उसके लिए 404.55 आइटम बेचने होंगे, तब जाके मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक, तो ये आपका इस तरह से आप इसको ओके करके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये इसको कहते हैं गोल सीक। और इसके बाद हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, वो जो व्हाट इफ एनालिसिस का जो थर्ड पार्ट है, और इसको कहते हैं डेटा टेबल। तो यहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ ना, क्योंकि मुझे केवल इससे संतोष नहीं हो रहा है कि इतना प्रॉफिट हुआ तो कितना क्वांटिटी होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे अलग अलग प्रॉफिट पे अलग अलग क्वांटिटी जो है उनकी टेबल मेरी तैयार होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 100, 200, 300, 400 अलग अलग क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। तो और अलग अलग क्वांटिटी के सामने मैं 3560 लेता हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट वहाँ पे मैंने लिख दिया 3560 है, और उसको सिलेक्ट करके मैं टेबल पे जाता हूँ, और टेबल पे मैं रो इनपुट सेल को सिलेक्ट करता हूँ, और वहाँ मैं देता हूँ क्वांटिटी, और क्वांटिटी को मैं ओके करता हूँ जैसे ही कि ये जो 100 है ये क्या चीज़ है, ये है बेसिकली क्वांटिटी। जैसे मैंने क्वांटिटी दी तो खट से वो टेबल भी बन गई, जो मैं गोल सीख कर रहा था, राइट, यानी जो मैं गोल सीख कर रहा था वही मैं टेबल के रूप में मुझे मिल गया। तो डेटा टेबल इज अ नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम गोल सीक। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं 100, 200 वहाँ कर रहा था, वहाँ भी टेबल आई थी, जहाँ से मैं सिनेरियो मैनेजर मुझे मिला था। सिनेरियो मैनेजर में मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि मैं अगर 100, 200, 300, 400 आइटम बेचूंगा तो मेरा फ़ायदा कितना होगा। और यहाँ डेटा टेबल के द्वारा भी अगर मैं इतना आइटम बेचता हूँ तो मेरा फ़ायदा कितना है वो चीज़ मुझे यहाँ भी मिल रही है। तो इस तरह से मैं डेटा टेबल बना सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। हम उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं वो शायद नहीं कवर करेंगे, तो इसलिए हमने इसको इस सेशन में कवर कर रहे हैं। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल के फंक्शंस पे, जो कि आप आमतौर पे पाएंगे कि शायद आपको वो यूज़फुल लगते हों। तो लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शंस। तो सबसे पहला जो फंक्शन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो है कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। कॉन्कैटिनेट शब्द भी बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। कहीं कोई चीज़ जोड़नी हो तो आप बोला करिए मैं कॉन्कैटिनेट करना है मुझे। तो एनीवे, कॉन्कैटिनेट का मतलब कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। जैसे दो चेन होती हैं आपस में जोड़ते हैं तो कहते हैं कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने। CONCATENATE। जरा इसको लिख के दिखा देते हैं, कॉन्कैटिनेट।
देखिए फॉर्मूला कभी भी डालना हो एक्सेल में तो आपको इक्वल टू का साइन का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम आपको इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि कॉन्कैटिनेट कैसे करना है। जैसे आपके पास डेटा है, ठीक है, डेटा ऐसा है आपके पास कि एक जगह लिखा है DTRTI, दूसरी जगह लिखा है लखनऊ, या एक जगह लिखा होगा इनकम टैक्स, दूसरी जगह लिखा है डिपार्टमेंट, और आप उसको एक ही फील्ड में लाना चाहते हैं, तीनों चीज़ों को या दोनों चीज़ों को। आप चाहते हैं कि मनोज कुमार विश्वकर्मा जैसा लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो एक ही साथ आ जाए, वो अलग अलग ना रहे। तो कहने का मतलब ये कि आप उसको कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, यानी आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक। और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सारा डेटा एक ही जगह पे हो, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये दोनों काम कैसे करने हैं वो आपको बताते हैं। तो मनोज कुमार विश्वकर्मा को हमको जोड़ना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू इस बात का इंडिकेशन दे रहा है एक्सेल को कि हम जोड़ रहे हैं, सॉरी हम फॉर्मूला दे रहे हैं। इक्वल टू का मतलब क्या है कि हम फॉर्मूला दे रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, तो हाथ आप खड़ा किए हुए हैं, बहुत देर तक हाथ आपको खड़ा रहता है, तो क्लासरूम में अगर आप होते तो थक जाते अभी तक। तो अगर या तो आप उसको पूछ लीजिए अपने प्रश्न को। राजेंद्र जी देखिए, जो भी प्रश्न पूछता है अपने हैंड रेस करता है, उसका सबसे ऊपर मुझे नाम दिखाई पड़ता है कि इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। एनीवे, दीज आर द इश्यूज विद ऑनलाइन ट्रेनिंग की अगर हम पानी पीने भी जाते हैं तो उस टाइम जो है हम वहाँ पे नहीं होते हैं सामने, वी आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। सेम थिंग हैपन्स इन द क्लासरूम ऑल्सो। तो लोग चले आते हैं, मैं किसी से सवाल पूछूँ तो हो सकता है वो कुछ और सोच रहा है, उसका दिमाग कहीं गया हुआ है। यहाँ आदमी के बॉडी दिमाग दोनों कहीं जा सकता है, क्लासरूम में भी लोगों के बॉडी और दिमाग भी कहीं चले जाते हैं। वी कांट डू इट, इट्स द सेम थिंग। बट एनीवे, कॉन्कैटिनेट हम यूज़ कर रहे हैं कमांड। इक्वल टू के बाद हमें जोड़ना है मनोज कुमार विश्वकर्मा को एक साथ जोड़ना है, एक हमको एक ही जगह लाना है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे CONCATENATE, कॉन्कैटिनेट। तो जैसे आप CONC लिखेंगे ना, तुरंत वो आपको बता देगा कि क्या आप कॉन्कैटिनेट चाहते हैं। नीचे देखिए आपको सिग्नल दे रहा है वो कॉन्कैटिनेट। और जब कॉन्कैटिनेट शब्द दिखेगा आपको, साथ में ये भी दिखेगा कि करता क्या है, तो खुद ही आपको हिंट दे रहा है। वो हिंट ये दे रहा है कि इट जॉइंस द सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग को वो साथ में ज्वाइन करता है इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक टेक्स्ट की लड़ी बनाएगा, कई सारी टेक्स्ट की लड़ियों को लेके वो एक टेक्स्ट की लड़ी बनाएगा। ये काम ये कमांड करेगी। तो हम कॉन्कैटिनेट को डबल क्लिक कर देंगे, जहाँ पे वो लिखा आ रहा है कॉन्कैटिनेट, डबल क्लिक करने से वो मतलब तैयार हो जाता है कि फॉर्मूला को आगे लिखिए। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें जोड़नी है। तो हमको सबसे पहले तो जोड़ना है मनोज को, उसके बाद कुमार जोड़ना है, उसके बाद जोड़ना है विश्वकर्मा। तो हम कहेंगे कि हमको J3 पहले जोड़ना है। हम जिसको क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा वहाँ, J3 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिलेक्ट करना है। मनोज कॉमा कुमार कॉमा विश्वकर्मा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तीनों चीज़ लिख दी, कॉमा कॉमा डाल के लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और उससे क्या हुआ कि ये मनोज कुमार विश्वकर्मा, ये कमांड हमारी पूरी हो गई, यानी कि हमारा जो ये फॉर्मूला है अब तैयार हो गया। अब मैं अगर एंटर बटन प्रेस करूंगा तो इसका रिजल्ट दे देगा वो। तो मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। मैंने जैसे एंटर बटन प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि मनोज कुमार विश्वकर्मा जो है कॉन्कैटिनेट हो गया, ठीक है, एक साथ हो गया वो जितना भी था। तो ये है तरीका कॉन्कैटिनेट करने का। अब अगर DTRTI लखनऊ को भी यही करना है आपको, तो आपके पास फॉर्मूला पहले से ही है, उसी फॉर्मूला को आपने नीचे कॉपी कर लिया, तो DTRTI लखनऊ के साथ भी वही हो गया। फॉर्मूला के साथ फ़ायदा ये होता है कि हर रो पे आप आराम से उसको लगा सकते हैं उसी फॉर्मूले को, और केवल आपको डबल क्लिक करना है तो वो पूरी के पूरे टेबल पे जितनी भी रो हैं उस पर्टिकुलर कॉलम पे वो नीचे फॉर्मूला बैठ जाएगा और सारी रो के डेटा को वो कॉन्कैटिनेट कर देगा एक साथ। तो ये बड़ा काम भी आप एक साथ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कॉन्कैटिनेशन। अब मान लीजिए कि कहीं पे डेटा आपका पड़ा हुआ है और आपको उस डेटा को
अलग अलग करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर डेटा एक साथ पड़ा हो और फिर हम उसको हम अलग अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो कमांड है वो है टेक्स्ट टू कॉलम कमांड है एक्सेल में, और उससे हम इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल में ये डेटा पड़ा है DTRTI लखनऊ 2021। इसको मुझे 3 अलग अलग सेल में डिवाइड करना है। तो उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा डेटा में, और डेटा के बाद जाऊँगा मैं टेक्स्ट टू कॉलम में। टेक्स्ट टू कॉलम सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका डेटा जो है एक फिक्स बिट का है या आपका डिलिमिटेड डेटा है। डिलिमिटेड डेटा का मतलब ये है कि आपका डेटा अलग अलग है कि अलग अलग नहीं है। तो जैसे कि कैरेक्टर्स सच एज कॉमास और टैब्स, क्या इस टाइप के कैरेक्टर्स हैं जो उसको डेटा को सेपरेट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास हैं इस तरह के, यानी स्पेस हैं, तो स्पेस भी इसी में आएगा, डिलिमिटेड डेटा। तो अपने पास डिलिमिटेड डेटा कभी हो, जैसे बैंक से डेटा आता है, कभी हम बैंक से मंगाते हैं कि कौन कौन से फिक्स डिपॉजिट किस किस के हैं इतने से ऊपर के। तो डेटा जो बैंक देता है वो एक्सेल में नहीं देता हमको ऐसी टेक्स्ट में दे देता है, और वो सारा का सारा डेटा इसी तरह से होता है। तो उसमें हम उसको भी हम इसी तरह से इंपोर्ट करके और टेक्स्ट टू कॉलम में उसको एक्सेल के कॉलम में ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेल में भी अगर कोई डेटा पड़ा है लेकिन वो डिलिमिटेड डेटा है, यानी कि वो अलग अलग उसमें है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। और अगर वो ये पूछ रहा है, वो सवाल पूछ रहा है कि आपका डेटा कैसा है, क्या वो डिलिमिटेड है या फिक्स्ड बिट का डेटा है, ठीक है। तो आपने कहा ये मेरा डेटा डिलिमिटेड है, और आप नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट पे गए तो पूछ रहा है कि डेटा कैसे अलग अलग है, तो हम कह देंगे वो स्पेस से अलग है। हमने स्पेस को क्लिक कर दिया और टैब को बंद कर दिया। कई बार डेटा टैब से भी अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे हमारा डेटा स्पेस से अलग, कभी कभी कॉमा से भी अलग हो सकता है। डेटा किसी भी तरह से अलग हो रहा हो तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं उस मेथड को। जैसे हमने स्पेस सिलेक्ट किया, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमको बता रहा है कि फॉर्मेट क्या होगा डेटा का, जिस रूप में आपको फॉर्मेट चाहिए। हमने कहा जनरल फॉर्मेट दे दीजिए। जनरल फॉर्मेट में टेक्स्ट भी आता है, नंबर भी आता है, सब कुछ आता है। तो उसको करके हमने फिनिश कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे हमने फिनिश किया, जहाँ पर स्पेस था वहाँ से डेटा उसने अलग किया और 3 अलग अलग कॉलम में उसको प्रस्तुत कर दिया आपके सामने। तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट टू कॉलम या ब्रेकअप ऑफ डेटा ऑफ कॉन्कैटिनेटेड डेटा है, कंसोलिडेटेड डेटा। और कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना, तो वो हमने कॉन्कैटिनेट भी अभी समझ लिया। अब आते हैं अगले कमांड पे, और उस कमांड का नाम है लेफ्ट कमांड, राइट कमांड या मिड कमांड। ये भी बड़ी यूजफुल कमांड है। और सबसे पहले हम लेफ्ट कमांड को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा किसी सेल में है और हमें लेफ्ट कमांड को डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो मैं किसी एक फील्ड में मैं ये सारी चीज़ें नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे DTRTI लखनऊ 2021 पूरा नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे केवल DTRTI लिखना है, मुझे इसमें से केवल DTRTI चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, उसके बाद लेफ्ट, और लेफ्ट पे डबल क्लिक कर दूंगा। तो डबल क्लिक करने के बाद वो मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन सा टेक्स्ट करना है, यानी वो कौन से सेल में है। तो हमने कहा वो H18 में है, उसको सिलेक्ट कर दिया तो अपने आप ही वो H18 आ गया, ठीक है। H18 के बाद कॉमा लगाया हमने, H18 के बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमको बताना है कि कितने नंबर चाहिए हमको लेफ्ट से। लेफ्ट से हमको कितने चाहिए कैरेक्टर, हमें चाहिए 5, क्योंकि हमें DTRTI चाहिए, राइट। तो लिख देंगे 5, और 5 को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर हम एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि उसमें से उसने DTRTI लेफ्ट से निकाल लिया, लेफ्ट से 5 चीज़ें निकाल के उसने वहाँ रख दी।
पाँच कैरेक्टर निकाल के उसने आपको दे दिए, राइट। अब इसी में इसके राइट साइड में मुझे 2021 अलग करना है, 2021 अलग करना है, तो मैं राइट लिखूंगा इक्वल टू राइट RIGST, और RIGST में मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर मैं बताऊंगा मेरा डेटा इस सेल में पड़ा हुआ है, तो वो ले लेगा H18, मैं कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद मैं 4 मुझे डिजिट चाहिए, क्योंकि मुझे केवल 20-21 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से 20-21 ले लिया, ठीक है। और मतलब मेरे पास जो डेटा पड़ा है वो है DTRT लखनऊ 2021, लेकिन मैं उसको अलग अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं DTRT रखना है, एक कॉलम में 2021 रखना है, तो मैं उस हिसाब से उसको अलग कर ले रहा हूँ। और इस प्रकार से मैं, अगर मेरे पास स्पेस नहीं भी होता डेटा में, तो मैं इस तरह से भी उसको अलग अलग कर सकता था। और अगर मुझे बीच का कुछ लेना है, तो बीच का लेने के लिए कमांड जो है वो है मिड, यानी MID, मिड नाम से कमांड है, MID। और मिड लिखते हैं, उसके बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरा सेल कौन सा है, और सेल पे क्लिक कर दिया मैंने तो H18 आ गया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरा स्टार्ट जो है मैं कहाँ से करूँगा, मिडल तो है, मेरा मिडल स्टार्ट कहाँ से होगा, तो मैंने कहा कि मेरा मिडल स्टार्ट होगा 7th नंबर से, क्योंकि मुझे लखनऊ उठाना है यहाँ पे। तो 1 2 DTRTI 5 हो गया, और छठा हो गया L, तो शायद ये बीच में स्पेस भी होगी, तो स्पेस को भी गिन लेंगे हम लोग, तो 6 7, तो ये 7वां हो गया। तो 7 उठा दिए, 7 के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद मुझे बताना है कि कितने मुझे नंबर चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे LUCK NOW यानी कि 7 चाहिए, तो मैंने 7 कैरेक्टर चाहिए मुझे, और ये करके मैंने, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं लखनऊ निकल के बाहर आ गया, ठीक है। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ रिकॉर्ड हो गई है, तो आप इसको उससे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। और भी अगर आप हमारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, तो मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर्स शेड्यूल करके आपको बहुत सी टेक्निक्स मैं सिखा सकता हूँ, और आप उसको सीखेंगे जितना उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको। अब आते हैं अगले कमांड पे, जिसको कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको एक डेटा दिख रहा है जो 1 से लेके 45 तक का डेटा है, 1 से शुरू होता है, नीचे 45 तक आ रहा है। अब इसका मैक्सिमम कितना है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट? एनीबडी कैन से? इसमें से मैक्सिमम अमाउंट कितना है? एनीवन? इस डेटा को 45. राइट, तो मैक्सिमम अमाउंट इज 45, राइट। नाउ अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा होता, लेट अस से कि ये 16,000 रो होती, तो मुझे मुश्किल हो जाता ना पता लगाना कि मैक्सिमम कितना है, मुझे 16,000 देखने पड़ते। 16,000 has got no relation with any other figure in the history or mythology। लेकिन यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालता हूँ, और फॉर्मूला में लिख रहा हूँ इक्वल टू, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ मैक्स लिखा मैंने, मैक्स को डबल क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगा मिल जाता है, जैसे आप डबल क्लिक करते हैं मैक्स को, तो ब्रैकेट लगा मिल जाता है अपने आप आपको, केवल डबल क्लिक करना होता है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद मैंने वो सिलेक्शन कर लिया उस एरिया का 1 से लेके 45 तक। तो जैसे मैंने सिलेक्शन किया, तो F3 से लेके F10 अपने आप लिखा हुआ आ गया, मुझे नहीं लिखना पड़ा ये। तो सिलेक्ट करते ही वो आ गया, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं 45 की फिगर वहाँ दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो दिस इज द वे, एक बड़े ह्यूज डेटा में से मैक्सिमम निकालना है आपको, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी है कि अगर ये पूरी टेबल नीचे तक सिलेक्ट करनी होती है आपको, तो आप 1 पे टैब को ले जाते हैं, और उसके बाद आप
यहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के और डाउन एरो प्रेस करते तो नीचे तक की पूरी ये जितना डेटा था वो सिलेक्ट हो जाता। एक बार सिलेक्ट करके दिखा दी, 1 पे क्लिक करिए, उसके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं जहाँ तक डेटा है वो सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। अब ये 16,000 भी होता तो 16,000 सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, तो सिलेक्ट करके इस तरह से आप और उसका मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अब आते हैं मिनिमम पे। इसी में से मिनिमम हम देख सकते हैं 1 है, तो और 1 हमने लिया, मिनिमम करके लिया, 1 आ गया फटाक से। ठीक, अब आते हैं एक अगली कमांड पे जिसका नाम है प्रॉपर। अगला फॉर्मूला जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगला फंक्शन, इसको कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी कहीं पे स्मॉल लेटर में है, कहीं बिग लेटर में है, कहीं 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 स्मॉल है, कहीं बिग है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग इज़ ग्रेट। अब कहीं कैपिटल यूज़ किया हुआ, कहीं स्मॉल यूज़ किया हुआ है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो इसके लिए बड़ा यूज़फुल कमांड है, इसका नाम है प्रॉपर। तो हम इसको कमांड को दिखाते हैं आपको। इक्वल टू, देखिए कोई भी फॉर्मूला है उसके लिए आपको इक्वल टू पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे वो अपने आप आपको दिखा देता है PR से कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे प्रॉपर है, उसको डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक कर दिया, ब्रैकेट अपने आप लग गया। ठीक, उसके बाद वो कह रहा है यहाँ पे वो टेक्स्ट मुझे बता दीजिए कि कौन से टेक्स्ट को आपको प्रॉपर करना है, कौन से को उपयुक्त बनाना है। तो आपने वहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर देंगे। सेल को सिलेक्ट किया, अपने आप ले लिया उसने, अपने आप ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं उसने उसको चेंज कर दिया, जो छोटा बड़ा वो जो था वो सब ठीक कर दिया। एंड नाउ इट इज़ लुकिंग रियली ग्रेट। सो दिस इंजीनियरिंग जो हमने आपको दिखाई है, दैट वाज रियली ग्रेट। तो अब नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एंड उसका नाम है काउंट इफ। और काउंट इफ एंड सम इफ, ये दो हम कमांड बता रहे हैं आपको कि, तो पहले आप काउंट इफ को समझ लीजिए कि जैसे ये काउंट इफ कमांड में हमको क्या लिखना पड़ता है। तो क्योंकि ऑलरेडी कमांड लिखी हुई, वहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने वहाँ 8 पे क्लिक किया तो ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है काउंट इफ। काउंट इफ के बाद ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट के बाद F3 से F10, यानी F3 है 1 और F10 है 45। F3 से F10 में आप ये काउंट करिए कि 50 से कम की राशियाँ कितनी हैं, लेस देन इक्वल टू 50, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। लेस देन इक्वल टू 50 को हमको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। 50 से कम की राशियाँ कौन सी हैं, तो 50 से कम की राशियाँ कितनी हैं, मतलब काउंट करना है। तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे 8 की फिगर आपको दे देगा, यानी कि ये 50 से कम की राशियाँ 8 हैं इसमें। अगर आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं, 45, 2, 43, 16, 6, 5, 3 और 1, क्योंकि सारी की सारी राशियाँ 50 से नीचे की हैं। इसी फॉर्मूला में 50 को चेंज करके अगर मैं लिख दूँ 40, उस फॉर्मूला में ऊपर मैं 40 कर देता हूँ, 50 को मैंने 40 करके इसको एग्जीक्यूट करूँगा एंटर प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं कि उसने कहा आप 6 हैं, राइट। तो दिस द वे यू कैन काउंट कि जैसे नंबर की लिस्ट आई है आपके पास कि कितने लोगों को कितने नंबर मिले, या डिमांड की लिस्ट है आपके पास, तो आप ये पता लगाना चाहते हैं कि 2000 से ऊपर की डिमांड कितनी है, तो उसका नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। उसके बाद सम इफ में वही है कि वो कह रहा है कि जो 10 से नीचे की राशियाँ हैं, जैसे कमांड है सम इफ में, सम इफ के बाद मैंने लगा रखा है यहाँ पे एक फॉर्मूला कि 10 से नीचे की राशियों को आप जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से नीचे की राशियों को हम जोड़ के दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पे 17 की फिगर आ रही है। तो फॉर्मूला कैसे लिखना है, एक बार सम इफ वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, काउंट इफ वाला फॉर्मूला भी वैसे ही चलेगा। तो लिखा सम इफ और डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक के बाद रेंज को सिलेक्ट कर दिया पूरी ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद
कॉमा लगा के मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखूंगा कि लेस देन इक्वल टू 30 या 20, चलो ये इससे नीचे की राशियों को जोड़िए, 20 की राशियां हैं वो जोड़ देगा। राजेंद्र जी, आपका माइक मेरे से ऑन है, इसकी वजह से आवाज आ रही है, तो ऑफ कर दीजिए। So this is the way we can use these commands, COUNTIF and SUMIF। अब अगली कमांड पे आते हैं और उसका नाम है len and trim। दो कमांड आपको दिखाने जा रहे हैं, len and trim। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, ये वो कमांड है जो टॉप कमांड मानी जाती हैं एक्सेल की, तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें लेंथ जानना चाहते हैं, जैसे आप एलियन लिखेंगे तो आप बताता भी है ये क्या बताएगा आपको। एलियन कमांड के सामने देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग अगर आप देते हैं उसमें कितने टोटल कैरेक्टर हैं उसका नंबर करके बता देगा वो। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके और वहाँ क्लिक करेंगे DTRT लखनऊ, तो अपने आप वो ले लिया उसने S22, उस पर एंटर प्रेस कर देंगे ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट बंद करके, तो उसने बता दिया यहाँ पे 13 टोटल हैं डिजिट्स। तो स्पेस को भी काउंट कर लेता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेन। अब अगली कमांड है ट्रिम, TRIM। तो ट्रिम का मतलब है कि जैसे मान लिया आपने लिखा और बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए, एक स्पेस की जगह 2 स्पेस लग गया, तो नॉर्मली वो डेटा फिर आपका अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो वो गड़बड़ा जाएगा। तो हमको ट्रिम कमांड यूज़ करके डेटा में एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाना है। आप देख सकते हैं DTRT और लखनऊ के बीच में एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस है, तो मैं ट्रिम कमांड को यूज़ कर रहा हूँ और मैं ट्रिम लिखता हूँ और उसको डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कौन से सेल में मेरी डेटा है जिसको मुझे ट्रिम करना है। ट्रिम करना मतलब तो पतला कर देना, यानी जो अननेसेसरी स्पेस है। जैसे आप किसी को कहते हैं आप बड़े ट्रिम लग रहे हैं, यानी कि वो बड़े पतले पतले लग रहे हैं, अननेसेसरी स्पेस बॉडी में नहीं है, फूलापन नहीं है, ट्रिम है। तो यहाँ पर भी ट्रिम से हम उस टेक्स्ट की जो स्ट्रिंग है हमारी, टेक्स्ट की जो लड़ी है, उसको पतला कर रहे हैं कि भाई उसकी जो अननेसेसरी स्पेसेस बीच में है उसको हटा रहे हैं। तो उसको करके हम एंटर प्रेस कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके, तो आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है उसने हटा दिया और DTRT और लखनऊ को बगल बगल में ला के रख दिया। तो ये कमांड हुई। अब आपको कुछ और कमांड्स भी दिखाते हैं। ये फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मैं आपको 3-4 कमांड दिखाता हूँ। ऊपर आप देख भी रहे होंगे लाल में वो मेंशन भी है, तो कभी कभी इन कमांड्स का भी इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता है। तो ये जानने के लिए ये PMT कमांड क्या है, आपको इक्वल टू के बाद PMT टाइप करिए। तो जब PMT आप टाइप करेंगे तो आपको बताएगा कि इसका मतलब है कि इट कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने लोन लिया, ठीक है, आपने लोन लिया जिसका कि पेमेंट आपको EMI का करना है, कांस्टेंट पेमेंट करना है। मतलब EMI होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपको कांस्टेंट पेमेंट करने हैं, लेट अस से कि आपको सालाना कांस्टेंट पेमेंट करने हैं या मंथली कांस्टेंट पेमेंट करने, जैसा भी है आप इस मेथड से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कांस्टेंट पेमेंट करना है तो कितना पेमेंट आपको करना है। तो ऊपर अगर आप फॉर्मूला आप देखेंगे तो मैं वहाँ पे आपको वहाँ क्लिक करता हूँ PMT जहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डाल रखा है और उससे आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो करना क्या है कि बस PMT को डबल क्लिक करना है आपको। PMT को डबल क्लिक करके आपको रेट डालना है। रेट आपका यहाँ पे 6 आजकल जो रेट चल रहा है, जैसे ट्रेजरी बिल का जो रेट चल रहा है 6 पॉइंट समथिंग है, तो 6% आपने डाल दिया, 6% रेट हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे,
कॉमा लगाएंगे तो आपसे पूछेगा कि कितने बार आपको ये पेमेंट करना है, नंबर ऑफ पीरियड्स, NPER, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो उसको आप लिख देंगे कि भाई ये लेट अस से इज फॉर 3 years, तो 3 बार करना है। और सालाना पेमेंट है, मंथली हम अभी नहीं देख रहे हैं, लेट अस से सालाना। मंथली है तो आप मंथ के हिसाब से कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस केस में फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। और चूंकि हम सालाना इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं और सालाना पेमेंट भी ले रहे हैं, तो हम 3 पीरियड लेके चलते हैं। और 3 हमने लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, और उसके बाद वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द PV, यानी कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो जितने का भी ये लोन आपने लिया है, मतलब दैट वे। तो मान लीजिए कि आपने 5,000 का लोन लिया है, ठीक है, 5,000 का आपने लोन लिया, उस पर आप जानना चाहते हैं कि हर साल कितना पेमेंट करना होगा। उसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दें। तो 1870 रुपये आपका हर सालाना पेमेंट होगा, जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो हर साल का अमाउंट होगा। तो दिस इज अ PMT पेमेंट। उसका अगला फॉर्मूला जो है वो PV है। PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको क्या देता है कि इट गिव्स यू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, द टोटल अमाउंट दैट सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज वर्थ नाउ। P मतलब प्रेजेंट, V मतलब वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप फ्यूचर के द्वारा पेमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप 1,000 रुपए के पेमेंट कर रहे हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा कि आप जानना चाहते हैं कि मैंने 1,000 करके हर साल इन्वेस्ट किया। अगर मैं 1,000 करके हर साल इन्वेस्ट करता हूँ, तो जो भी 5 साल के बाद मेरी राशि वहाँ पे बनेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो डबल क्लिक करूंगा कि रेट है 6%, और नंबर ऑफ पीरियड्स है मान लीजिए 3 साल, जो भी है 3 साल तक करूंगा मैं। और कितना राशि का पेमेंट करूंगा, 1,000 का करूंगा, यानी 1,000 इस साल, 1,000 अगले साल और 1,000 उसके अगले साल। तो इस तरह से मैंने 3 बार 1,000 का पेमेंट मैं करूंगा, और जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। आज की तारीख में उसकी वैल्यू 2,673 रुपये है। अब अगला फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू, FV। इसमें क्या है, ये सारे फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं, अगर आप इनसे परिचित होंगे तो इसमें बड़े कैलकुलेशंस करने बड़े फ़ायदे रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी इसमें फ़ायदा होता है। तो बस 2 फॉर्मूले हम और देखेंगे, देन विल कम टू एंड ऑफ दिस सेशन फॉर टुडे। तो ये 2 फॉर्मूले बचे हैं, इनको देख लें। तो पहला है FV। FV मीन्स फ्यूचर वैल्यू। ये आपको देता है कि returns the future value of an investment based on periodic constant payments and a constant interest rate। यानी अगर आप पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं, लेट अस से आप सालाना एक कांस्टेंट पेमेंट कर रहे हैं, हर साल आप 1,000 रुपये जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज से 3 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, दिस गिव्स अस द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड। जिस तरह से इसके पहले वाले में आपको उसी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू दे रहे थे, फ्यूचर वैल्यू इससे पता चलेगी। तो डबल क्लिक करूंगा, इंटरेस्ट रेट डालूंगा 6%, नंबर ऑफ पीरियड इज 3, और मैं 1,000 रुपये हर साल जमा करूंगा, 3 साल तक जमा कर रहा हूं मैं। उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपकी आ गई फ्यूचर वैल्यू, उसकी 3,183.60 है, राइट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज IPMT, यानी इंटरेस्ट का पेमेंट। I मीन्स इंटरेस्ट, PMT इज पेमेंट।
It returns the interest payment for a given period for an investment based on periodic constant payments and a constant interest rate. यानी आप कांस्टेंट पेमेंट्स कर रहे हैं. कांस्टेंट पेमेंट का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड राशि का पेमेंट आप कर रहे हैं. तो मान लीजिए आप 1000 रुपये 3 साल तक पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कितना आ रहा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए IPMT, दीज आर द सेम फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड इन द बैंक्स आल्सो. तो बी रेस्ट अश्योर्ड, इसमें कोई गलती नहीं है. तो मैं फॉर्मूला को डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करके मैं 6% यूज करूंगा. और ये मान लीजिए कि मैं ये 4 साल करता हूँ या 3 साल करता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ. कितने साल तक कर रहा हूँ वो मैं मुझसे पूछ रहा है, वो कितने पीरियड तक आप ये करेंगे और कितने बार करेंगे, वो NPER, दैट इज कि कितने बार करेंगे. तो वो भी 3 है मेरा, क्योंकि मैं हर साल कर रहा हूँ. और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कितना मैं पेमेंट कर रहा हूँ. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं हजार शुरू किया मैंने, तो इसको मैं एंटर कर दूंगा. तो उससे मुझे फिगर आ रही है कि 21.18, दैट इज द इंटरेस्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट जो मुझे इस पर पेमेंट करना होगा. तो इन दिस वे हमारे पास ये फाइनेंशियल फॉर्मूलेज भी हैं जो हम यूज़ करते हैं. सो आज के सेशन में हमने ये समझा कि हम आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. मैंने आपको ये भी एडवाइस किया कि आप लोग आउटलुक को अपने मोबाइल में आप अपना मेल कॉन्फ़िगर कर लीजिए. हमने ये भी देखा कि मेल मर्ज करके हम कैसे मेल कैसे करते हैं, बल्क मेलिंग कैसे करते हैं. हमने उसके बाद ये देखा कि अलग अलग जो डेटा हमारे पास अलग अलग शीट में होता है उसको कंसोलिडेट कैसे करते हैं हम लोग. कंसोलिडेट कमांड हमने देखी. उसके बाद हमने देखा कि जो डेटा हमारे फील्ड में होता है, किसी भी सेल में होता है, उसके ऊपर हम वैलिडेशन चेक कैसे लगा सकते हैं कि जिससे गलत डेटा ना फीड हो जाए. ठीक है. उसके बाद हमने व्हाट इफ एनालिसिस देखा. व्हाट इफ एनालिसिस में हमने देखा कि अलग अलग सिनेरियो हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी चेंज करते ही हमारा प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है. अगर हमको सर्टेन प्रॉफिट चाहिए, गोल सीक में हमने देखा सर्टेन प्रॉफिट चाहिए तो क्वांटिटी कितने होना चाहिए. ठीक. फिर हमने डेटा टेबल में देखा अलग अलग प्रॉफिट्स के लिए अलग अलग कौन सा हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, वो एक साथ हमको मिल जाती है डेटा टेबल के रूप में. और उसके बाद हमने बहुत सारी फंक्शंस देखी, जैसे कॉन्कैटिनेट फंक्शन है. फिर हमने देखा लेफ़्ट राइट और मिड फंक्शन. उसके बाद हमने देखा मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन. ठीक. उसके बाद हमने प्रॉपर फंक्शन देखा. उसके बाद हमने काउंट इफ देखा. उसके बाद हमने सम इफ फंक्शन देखा. ठीक है. उसके बाद हमने लेंथ देखा. उसके बाद LEN फंक्शन. फिर हमने ट्रिम फंक्शन देखा, TRIM. और उसके बाद हमने 4 फाइनेंशियल फंक्शंस देखी, PMT, IPMT, PV एंड FV. तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के दौरान सीखी हैं. और जो मेल्स हमने भेजी थी वो सब गंतव्य स्थानों पे पहुंच भी गई हैं और हमने भी चेक कर लिया वो सब पहुंच गई हैं. एंड दिस वर्क्स वेरी फाइन. तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को करने में हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आप ये सारा करना शुरू कर देंगे तुरंत ही. कई चीज़ों में थोड़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे मनोज के मेल में भी मेल आ गई है, विच इज़ शोइंग यू. और ये देखिए मेल जो भेजी गई थी, जो बल्क मेल भेजी गई थी वो ये है देखिए. और शुरू में जो भेजी गई थी टेस्ट मेल, वो भी उनके मेल बॉक्स में आ गई है. तो ये आप देख सकते हैं टेस्ट मेल भी उनके बॉक्स में आ गई है. तो ऑल दैट इज़ कम. अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये कहना चाहते हैं कि इससे आपको आइडिया लगता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ संभव है. और जब आपको पता है क्या चीज़ संभव है तो आप खुद अपने आप से भी उसको कर सकते हैं या आपके स्टाफ से भी करवा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उनको. अगर वो भी आप गाइड नहीं कर पा रहे, कम से कम आइडिया दे सकते हैं कि ये पता लगाओ भाई ये होता है, ये तो हमने देखा था होते हुए. तो इसलिए ये आपके जहन में हमने डाल दिया कि ये चीज़ें इस तरह से संभव है. और यही पर्पज़ है इस तरह के वेबिनार को करने का. अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो कल सुबह 10:30 पर शुरू होगा
और हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं कल वाले मॉर्निंग सेशन में, उसके बाद कल वाले आफ्टरनून सेशन में भी। कहीं मत जाइएगा, प्लीज़ विजिट अस, बी हियर बाय 10:15, बी विथ अस। हमको मौका दीजिए कि हमको और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको इसमें सिखाएं दिखाएं, जिससे आप उससे गेन कर सकें। और 10:15 पे हमारा सेशन, वी एक्सपेक्ट यू टू लॉग इन बाय 10:15। 10:30 शार्प वी वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। जैसे आप जानते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि समय पर हम सेशन को शुरू कर दें, और वही हम करेंगे। और प्लीज़ इसीलिए हम आपके वक्त को भी हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल समय से आइएगा और सेशन को अटेंड करिएगा। तो इसके साथ आज की क्लास ख़त्म है, और इफ़ एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, मोस्ट वेलकम। और उसके बाद फिर हम कल आपका स्वागत करेंगे यहाँ पे 10:15 बजे। Anybody who has anything to say, you are most welcome to say that. Okay, so goodbye and good day to you. Have a good evening, and come back at 10:15 tomorrow morning. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.